20 जुलाई 1969 ये वो तारीख है जो इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई, जब इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। लेकिन 50 साल से भी ज्यादा गुजर जाने के बाद भी एक सवाल आज भी हवा में है। क्या ये सब कुछ एक बहुत बड़ा झूठ था? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। लेकिन उस ऐतिहासिक दिन की कहानी में उतरने से पहले एक ऐसे पल के बारे में जानते हैं जहां सब कुछ गलत हो सकता था। जरा सोचिए, जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग और बज एल्ड्रिन चांद पर थे तो एक छोटा सा स्विच टूट गया। और ये कोई मामूली स्विच नहीं था, ये वो स्विच था जो उन्हें घर वापस लाने वाले इंजन को चालू करता था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा मानो वो हमेशा के लिए चांद पर ही फंसकर रह जाएंगे। और फिर भी देखिए, इसी जानलेवा खतरे के बीच दुनिया ने इन अमर शब्दों को सुना। इंसान के लिए एक छोटा कदम, मानवता के लिए एक विशाल छलांग। ये वो जीत का पल था जिसने एक पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी। पर सवाल तो अपनी जगह बना हुआ है, क्या ये वाकई में हुआ था? आज भी लाखों लोग हैं जो ये मानते हैं कि अपोलो 11 मिशन एक धोखा था, जिसे बड़ी चालाकी से धरती पर ही फिल्माया गया था। तो आखिर सच्चाई है क्या? अच्छा, इस मिशन की जड़ों को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। उस वक्त के माहौल में ये सब कुछ शुरू हुआ एक जंग की वजह से, कोल्ड वॉर। तो ये सब कुछ था स्पेस रेस के बारे में। मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच एक जबरदस्त होड़ लगी हुई थी ये साबित करने की कि किसकी टेक्नोलॉजी ज्यादा दमदार है, किसकी विचारधारा बेहतर है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये दुनिया पर अपना दबदबा कायम करने की लड़ाई थी। और देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा था। पहले 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च करके पूरी दुनिया को, कहना चाहिए, हिला दिया। फिर 1961 में यूरी गगारिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन गए, जिससे अमेरिका और पिछड़ गया। इसी के जवाब में प्रेसिडेंट केनेडी ने एक बहुत बड़ा, बहुत हिम्मत वाला वादा किया कि ये दशक खत्म होने से पहले अमेरिका चांद पर एक इंसान को उतारेगा। अपोलो 1 जैसी दुखद घटनाओं के बावजूद नासा रुका नहीं और हर मिशन के साथ वो अपने लक्ष्य के और करीब पहुंचते जा रहे थे। लेकिन असल मिशन वो किसी हॉलीवुड फिल्म की तरह एकदम स्मूथ नहीं था, बल्कि ये तो खतरों से और ऐसे पलों से भरा था जहां एक छोटी सी गलती और सब खत्म हो सकता था। जब लूना मॉड्यूल ईगल चांद की सतह की तरफ बढ़ रहा था, अचानक से कंप्यूटर पर अलार्म बजने लगे। 1201, 1202। आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन को जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह हो क्या रहा है। बाद में मालूम पड़ा कि गाइडेंस कंप्यूटर पर लोड ज्यादा पड़ गया था। एक गलत फैसला और मिशन वहीं पर खत्म हो जाता। सिर्फ इतना ही नहीं, नील आर्मस्ट्रॉन्ग को मैनुअली कंट्रोल लेना पड़ा क्योंकि ऑटोमेटिक सिस्टम उन्हें सीधे पत्थरों के एक ढेर पर उतार रहा था। और जब उन्होंने आखिरकार ईगल को सेफली लैंड कराया ना, तो पता है कितना फ्यूल बचा था? सिर्फ 5%। मतलब कुछ सेकंड की और देर और मिशन वहीं कैंसिल करना पड़ता। और फिर जब वो चैन की सांस ले ही रहे थे, उन्हें पता चला उस टूटे हुए स्विच के बारे में। अरे, ये तो वही स्विच था जो उन्हें घर वापस ले जाने वाले इंजन को स्टार्ट करने वाला था। अब सोचिए, इसके बिना वापसी का कोई रास्ता ही नहीं था। लेकिन पता है इस अरबों डॉलर के मिशन को बचाने का तरीका क्या था? एक बेहद सिंपल सी चीज। बज एल्ड्रिन ने अपना बॉल पेन निकाला और बस उससे उस छोटे से सर्किट को पूरा करके इंजन चालू कर दिया। सोचिए तो जरा, एक मामूली से पेन ने इतिहास का रुख मोड़ दिया। इस मिशन का रिस्क कितना ज्यादा था, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि राष्ट्रपति निक्सन के लिए एक दूसरा भाषण पहले से ही तैयार रखा गया था। अगर मिशन फेल हो जाता तो वो दुनिया को बताते कि आर्मस्ट्रॉन्ग और एल्ड्रिन अब कभी वापस नहीं लौटेंगे। ये हमें याद दिलाता है कि वो मिशन कितना ज्यादा खतरनाक था। तो अब आते हैं उन सवालों पर, उन दावों पर जो कहते हैं कि ये सब एक फरेब था, एक धोखा था। चलिए एक एक करके कुछ सबसे मशहूर सवालों के जवाब ढूंढते हैं। पहला सवाल, झंडा हवा में क्यों लहरा रहा था? देखिए, चांद पर तो हवा है नहीं। असल में झंडे को खुला रखने के लिए उसमें ऊपर एक हॉरिजॉन्टल रॉड डाली गई थी। जब एस्ट्रोनॉट्स उसे लगा रहे थे तो उसी हरकत से वो हिल रहा था, हवा की वजह से नहीं। अच्छा, तस्वीरों में तारे क्यों नहीं दिखते? इसका जवाब भी सिंपल है, क्योंकि लैंडिंग दिन के वक्त हुई थी और सूरज की रोशनी बहुत बहुत तेज थी। कैमरा उस चमकती हुई सतह के लिए सेट था, इसलिए आसमान के धुंधले तारे उसमें कैद नहीं हो सके। और वो अजीब सी परछाइयां, वो इसलिए क्योंकि चांद की जमीन ऊबड़ खाबड़ है और रोशनी कई तरफ से आ रही थी, सूरज से, धरती से और खुद लूनर मॉड्यूल से। और शायद सबसे बड़ा सबूत तो ये है, सोचिए, अगर ये सब एक धोखा होता तो सबसे पहले इसका पर्दाफाश कौन करता? जाहिर है सोवियत संघ।
उनके पास अमेरिका को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा करने का इससे बड़ा मौका नहीं होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो भी जानते थे कि ये सच है। उन्होंने भी अपोलो 11 की लैंडिंग को एक ऐतिहासिक कामयाबी माना। एक सवाल और है जो अक्सर पूछा जाता है, अगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान थे तो भाई उनको वीडियो पे रिकॉर्ड कौन कर रहा था? इसका जवाब भी बहुत सीधा सा है। लूनर मॉड्यूल के बाहर एक कैमरा पहले से लगा हुआ था। नीचे उतरने से ठीक पहले आर्मस्ट्रॉन्ग ने एक स्विच दबाकर उसे ऑन कर दिया था। बस उसी कैमरे ने इतिहास के उस सुनहरे पल को रिकॉर्ड किया। तो चलिए अब इन साजिशों की कहानियों से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस मिशन की असली लागत और इसकी विरासत के बारे में। उस जमाने में अपोलो प्रोग्राम पर $24 बिलियन खर्च हुए थे। आज के हिसाब से अगर देखें तो ये $100 बिलियन से भी कहीं ज्यादा की रकम है, मतलब एक बहुत बहुत बड़ी रकम। और हाँ, उस समय बहुत से लोग इसकी आलोचना भी कर रहे थे। उनका सवाल सीधा था कि जब धरती पर गरीबी है, असमानता है, जंग हो रही है, तो इतना पैसा अंतरिक्ष में क्यों फूंका जा रहा है? और ये सवाल अपनी जगह बिल्कुल जायज था। लेकिन इस भारी भरकम खर्च के कुछ ऐसे फायदे भी हुए जिनके बारे में तब किसी ने सोचा तक नहीं था। देखिए, नासा को अपने स्पेसक्राफ्ट के लिए हजारों छोटी छोटी कंप्यूटर चिप्स चाहिए थी। उनके इन बड़े बड़े ऑर्डर्स ने ही चिप इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया और नतीजा 5 साल के अंदर कंप्यूटर चिप्स की कीमत 90% तक गिर गई। इसी मिशन ने यह भी साबित किया कि हम इंसानी जिंदगी के लिए कंप्यूटर पर भरोसा कर सकते हैं। यहीं से असल में आज के डिजिटल वर्ल्ड की शुरुआत हुई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 1972 में अपोलो 17 के बाद इंसान फिर कभी चांद पर वापस गया ही नहीं। 50 साल से ज्यादा हो गए। धीरे धीरे लोगों की दिलचस्पी कम हो गई, सरकारों की प्राथमिकताएं बदल गईं और स्पेस मिशन का बजट भी कट गया। पर अब 50 साल के लंबे इंतजार के बाद नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के साथ वापसी की तैयारी कर रहा है और इस बार का मिशन और भी बड़ा है। योजना सिर्फ चांद पर लौटने की नहीं, बल्कि पहली महिला और पहले अश्वेत व्यक्ति को भी वहां भेजने की है। मतलब इंसानी खोज का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होने वाला है। तो आखिर में ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। अपोलो 11 उस पीढ़ी की विशाल छलांग थी। अब जब हम एक बार फिर सितारों की तरफ देख रहे हैं तो हमारी पीढ़ी को किस विशाल छलांग के लिए याद किया जाएगा?